तो हेलो बच्चों, ये वीडियो 8th क्लास के लिए है। उनकी इंग्लिश लैंग्वेज का पहला चैप्टर है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो बुक आई है उसमें फर्स्ट पेज नहीं है, उसमें कुछ एक दो चीज़ें हैं जो कि बहुत छोटी हैं, और अगर आपको वो समझ में नहीं आए तो वो पूछ लेंगे और हम यहाँ से आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ दी सेंटेंस से। तो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो वो क्या कह रहे हैं। यू हैव लर्नड दैट देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग। उन्होंने कहा है कि मीनिंग के हिसाब से 5 तरह के सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं। दे आर असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो ये आप सेंटेंस पढ़ चुके हैं। यू विल नाउ लर्न अबाउट द सेंटेंसेस बेस्ड ऑन देयर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। और अब आप पढ़ेंगे सेंटेंसेस को उनकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के आधार पर, कि ग्रामर में हमने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं जिसको आपको कहा जाता है, तो वो क्या करोगे आप ग्रामेटिकल बेसिस पर आप सेंटेंस को पढ़ोगे, जिससे आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होना कम हो जाएंगी। तो अब कहेंगे बिफोर वी गो टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस लेट्स रिकॉल क्लॉज। इससे पहले कि हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पे जाएं, हम पहले एक चीज़ को पढ़ लें जो हमको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को बताने में मदद करेगा, वो है क्लॉज। ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन फॉर्म ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक क्लॉज क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि सेंटेंस का एक पार्ट बनाता है, और एक इट हैज़ ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और क्लॉज में खुद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होती है और सेंटेंस का पार्ट होता है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। लिखा है क्लॉज कैन वर्क लाइक नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। और क्लॉज क्या कर सकते हैं? नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह भी वर्क कर सकते हैं। दे कैन बी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो क्लॉज 3 तरह के हो सकते हैं, या तो वो नाउन क्लॉज होंगे, या एडजेक्टिव क्लॉज होंगे, या एडवर्ब क्लॉज होंगे। सिंस यू कैन रिकॉग्नाइज नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, आप नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यू कैन फाइंड दीज क्लॉजेस इन ए सेंटेंस, और एक सेंटेंस में आप इन क्लॉज का पता भी लगा सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि आप नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि क्या नाउन होते हैं, क्या एडजेक्टिव होते हैं और क्या एडवर्ब होते हैं, और इसके आधार पर आप क्लॉजेस को भी क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, वो समझाएंगे कि अलग अलग क्या है। जैसे यू मे प्ले वेरेवर यू लाइक, तुम कहीं भी खेल सकते हो जहाँ तुम्हारा मन करे, तो ये एडवर्ब क्लॉज हो गया। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। और जो ये कहावत कही कि जिन लोगों के घर शीशे को दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। और नाउन क्लॉज है आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट ए प्रमोशन। अच्छा, ये क्या है आपको शायद आगे ये क्लॉज बताएंगे, नहीं तो सिंपली इनका यूज़ है आपको समझा दिया जाएगा। टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस 3 तरह के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, अब देखो सिंपल सेंटेंस क्या कहलाते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस किस लिए कहते हैं? बिकॉज इट हैज़ ओनली सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। इट हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब, और एक फाइनाइट वर्ब होगी और सब्जेक्ट और इसमें प्रेडिकेट होता है, यानी कि बहुत सिंपल होता है वो सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। ऑल ऑफ देम हैव प्लेड फुटबॉल, सारे लोगों ने फुटबॉल खेली है। फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ, फल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। हिना कम्स फर्स्ट इन हर क्लास, हिना अपनी क्लास में पहली आती है। इन ऑल दीज सेंटेंसेस यू फाइंड दैट देयर इज ए सब्जेक्ट विच इज़ कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल वर्ब। उन्होंने कहा है कि इन सारे के सारे सेंटेंसेस में यू फाइंड दैट देयर इज ए सब्जेक्ट विच इज़ कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल वर्ब, और इनका जो सब्जेक्ट है वो एक सिंगल वर्ब, मतलब सब्जेक्ट और सिंगल वर्ब आपस में कनेक्टेड है, और वर्ब सब्जेक्ट को कंट्रोल करती है। जैसे ऑल ऑफ देम हैव प्लेड फुटबॉल, सारे उनमें से सारे लोगों ने क्या खेली है? फुटबॉल खेली है। तो क्या खेली है? फुटबॉल खेली है। तो पूरा सेंटेंस इसी से कंट्रोल हो गया। देयर इज ओनली वन क्लॉज एंड नो सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्लॉज 2 नहीं होंगे, केवल सिंगल क्लॉज है इसमें। सच सेंटेंस आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। अच्छा, आप आगे देखो तो आपको इससे समझ में आएगा कंपाउंड सेंटेंस क्या कहलाता है। ही केम एंड शेयर्ड एवरीथिंग, तो देखो 2 क्लॉज हो गए इसमें, एक ही केम, एक है शेयर्ड एवरीथिंग। ठीक है, और बीच में ये जुड़े हुए हैं एंड से,
अब लिखा हुआ है वर्क हार्ड और यू विल फेल, तो दो क्लॉज हैं, वर्क हार्ड ये और से, और यू विल फेल और से जुड़ा हुआ है। ही इज़ ओल्ड बट ही इज़ एनर्जेटिक, वो ओल्ड है लेकिन वो एनर्जेटिक है, ये किससे जुड़ा हुआ है, बट से जुड़ा हुआ है। तो देखो उन्होंने क्या समझाया है, इन ऑल दीज सेंटेंसेस यू विल फाइंड दैट देयर आर टू पार्ट्स, दीज टू पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय कंजंक्शन। ठीक है, उन्होंने कहा है कि इन सारे के सारे सेंटेंस में दो पार्ट हैं और ये दो पार्ट एक कंजंक्शन से आपस में जुड़े हुए हैं। टू पार्ट्स आर टू क्लॉज विच मेक गुड सेंस बाय देमसेल्फ, और दो पार्ट दो क्या है, क्लॉज हैं जो खुद भी एक अच्छा सेंस बनाते हैं अगर उनको सेंटेंस में नहीं डालते। जैसे ही केम, वो आया, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। शेयर्ड एवरीथिंग, हर एक चीज़ शेयर करी। वर्क हार्ड, मेहनत करो। यू विल फेल, तुम असफल हो जाओगे। ही इज़ ओल्ड, वह बूढ़ा है। ही इज़ एनर्जेटिक, वह एनर्जेटिक है। तो ये सारे के सारे अपने आप में एक अच्छे सेंटेंस हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों। दिस क्लॉजेस डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, और ये क्लॉज एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। वर्क हार्ड और यू विल फेल, मेहनत करो वरना तुम असफल हो जाओगे। तो वरना तुम असफल हो जाओगे, मेहनत करो, ये दूसरे आपस में डिपेंड नहीं है कि एक के मीनिंग निकालने के लिए हमें दूसरे का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखना, इन सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा मेन क्लॉज होता है, इनको कंपाउंड सेंटेंस, या फिर जिनमें दो क्लॉज होते हैं उनको कंपाउंड सेंटेंस कह लेते हैं। ए कंपाउंड सेंटेंस इज मोर देन वन क्लॉज जॉइंड बाय ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, एक कंपाउंड सेंटेंस क्या कहलाता है, वो सेंटेंस जिसमें एक से ज़्यादा क्लॉज हो, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, ऐसे वर्ड जैसे एंड या और जैसे वर्ड से जुड़े हुए हों। अब आपको बताएं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है दे ऑलवेज टॉक हु नेवर थिंक। ठीक, जो कभी नहीं सोचते वो हमेशा बात करते रहते हैं। वॉट शी सेज इज क्वाइट ह्यूमरस, उसने जो कहा वो ह्यूमरस है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या कहा है, ध्यान से, इन ऑल दीज सेंटेंसेस यू फाइंड दैट देयर आर टू क्लॉज, वन ऑफ दिस क्लॉज हैज़ टू डिपेंड फॉर इट्स मीनिंग ऑन अदर। उन्होंने कहा है कि इसमें दो क्लॉज तो हैं लेकिन एक को दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे द क्लॉज हु नेवर थिंक विच हैज़ टू डिपेंड ऑन दे ऑलवेज टॉक, यानी कि हु नेवर थिंक दे ऑलवेज टॉक, हु नेवर थिंक को दे ऑलवेज टॉक पर डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि कौन लोग जो कभी नहीं सोचते हैं, जो हमेशा बात करते रहते हैं। ठीक है, तो दे ऑलवेज टॉक पर डिपेंड है ये वाला सेंटेंस। तो सम अदर क्लॉज इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लॉज, तो एक मेन क्लॉज है, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज है। दीज आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक मेन क्लॉज होता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जैसे इसमें ये मेन क्लॉज है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज है। अब आगे बताया जाए नाउन क्लॉज। ठीक है, देखो हम जानते थे, शायद बताया हो, इसमें हम नहीं जानते थे एक्चुअली। चलो नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज क्या होता है, एक क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। वो क्लॉज की तरह काम करता है या नाउन का काम करे, वो नाउन क्लॉज होता है। इन पे आपको उतना ज़्यादा यूज़ शायद ही आगे जाके पूछे जाएंगे, वरना नहीं पूछे जाते हैं। व्हाट यू से इज सेफ, ठीक, तो जो भी तुम कहोगे, व्हाट यू से इज फॉल्स, जो भी तुमने कहा वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ वर्ब से, ठीक है, तो ये क्या है, पूरा नाउन की तरह काम कर रहा है ये क्लॉज, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज कहेंगे। इन ऑल दिस सेंटेंसेस द क्लॉज इन कलर इज नाउन क्लॉज, तो जो भी क्लॉज है वो क्या है, नाउन क्लॉज है और नाउन की तरह काम करता है। तो जो क्लॉज नाउन की तरह काम करें वो नाउन क्लॉज कहलाते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज है, आपको करनी है या फिर मैं करके आपको भेज दूंगा। एडजेक्टिव क्लॉज, वो क्लॉज जो एडजेक्टिव क्लॉज एज पर इट्स नेम डज वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव। तो जैसे कि नाम से क्लियर है कि एडजेक्टिव क्लॉज किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स ए क्राउन, ही इज द वन होम वी ऑल ट्रस्ट। चलो दूसरा वाला सिंपल सेंटेंस है, ये दूसरा वाला सेंटेंस थोड़ा समझने में आसान है। ही इज द वन होम वी ऑल ट्रस्ट, वो एक वही है जिस पे हम सारे लोगों ने ट्रस्ट किया है। इन द सेंटेंस on the last page you will find that the clause that wears a crown and whom we all trust actually qualify the noun head and the pronoun he used before. These are adjective
क्लॉज। तो ये जो शब्द हैं वो एडजेक्टिव के जैसे हम यहाँ पर सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अब एडजेक्टिव क्या है, इसके लिए आपने 7th में पढ़ा होगा। ये एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज क्या कहलाते हैं? सिंपली ये सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट वर्क ऑफ एन एडवर्ब इन द सेंटेंस इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज। तो जो पार्ट एडवर्ब की तरह काम करता है उसे हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। मेक हे while the sun shines, when the principal is on leave, the head mistress look after the school। तो ये जो नीला वाला वर्ड है इसको हम एडवर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, इसलिए ये वाला एडवर्ब क्लॉज हो गया। ठीक है, आगे कहा है, ये एक्सरसाइजेज हैं आपके लिए सारी की सारी, जो उन्होंने कुछ समरी दे दी। नाउ यू हैव लर्न हाउ टू रिकॉग्नाइज वेदर ए सेंटेंस इज ए सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको पता चल गया है कौन सिंपल सेंटेंस होता है, कौन कंपाउंड सेंटेंस होता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। आगे लिखा है यू हैव ऑल्सो सीन हाउ क्लॉजेस मेक ए सेंटेंस। और आपको ये भी पता है कि क्लॉजेस से सेंटेंस कैसे बनते हैं, कैसे क्लॉजेस सेंटेंस बना लेते हैं। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम सिंपल और कंपाउंड और सिंपल टू कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो उन्होंने कहा है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम सिंपल टू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को हम आपस में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, सिंपल से कंपाउंड और सिंपल से कॉम्प्लेक्स में, या कंपाउंड से सिंपल में, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में। कंपाउंड सेंटेंसेस कैन ऑल्सो चेंज टू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। वो कंपाउंड सेंटेंस को भी सिंपल और उसमें हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज हैं जो करके भेज दी जाएंगी। अब क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग क्या होते? कुछ नहीं, क्वेश्चन टैग वो वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड है जो सेंटेंस के एंड में लगते हैं, उसको क्वेश्चन सेंटेंस बना देते हैं। लिखा है ए टैग इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्स एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस एंड मेक्स इट ए क्वेश्चन। उन्होंने कहा एक टैग क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि सेंटेंस के बाद आता है और वो उसको एक क्वेश्चन बना देता है। लिखा हुआ है जैसे देखो, यू विल रिमेंबर टू फिनिश द प्रोजेक्ट वोंट यू। उन्होंने कहा है कि तुम अपना प्रोजेक्ट खत्म करना याद रहेगा, रहेगा कि नहीं। ठीक, तो ये जो रहेगा कि नहीं, वोंट यू आया, ये क्वेश्चन टैग है। इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही है, द टैग एट द एंड ऑफ क्वेश्चन विल हैव द सेम टेंस एज द वर्ब इन द क्वेश्चन। तो ये अगर प्रेजेंट टेंस में होगा आपका मेन सेंटेंस, तो ये भी प्रेजेंट में होगा, और मेन सेंटेंस आपका फ्यूचर में है तो ये भी फ्यूचर में होगा। वोंट की जगह विल आ जाता अगर ये फ्यूचर में होता। तो देखते हैं अभी, द वर्ब इन द टैग इज नेगेटिव इफ द वर्ब इन द क्वेश्चन इज पॉजिटिव। अगर वर्ब क्वेश्चन में पॉजिटिव है, फिनिश वगैरह, तो ये यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। अच्छा, दूसरा है द वर्ब इन द टैग इज पॉजिटिव इफ द क्वेश्चन वर्ब इन दी क्वेश्चन इज नेगेटिव। उन्होंने कहा है कि अब क्वेश्चन वाली वर्ब अगर नेगेटिव रही तो आपकी जो क्वेश्चन टैग वाली वर्ब है वो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे प्रिया वोंट मिस दी फ्लाइट विल शी। ठीक है, प्रिया फ्लाइट मिस नहीं करेगी, क्या वो करेगी? तो इसमें देखो वोंट मिस मेन वर्ब है तो नेगेटिव वर्ब है, यहाँ पर विल शी क्या है, पॉजिटिव वर्ब आ गई। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं लगाया हमने। तो ये एक्सरसाइजेस है। ठीक, अब उन्होंने कहा है सम क्वेश्चंस आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, सच क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड विद ए यस और नो। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो क्या करते हैं, हम उन्हें एक वर्ड यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, कुछ की हमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। दे बिगिन विद वर्ड्स लाइक वॉट, विच, यानी WH वर्ड, दीज आर कॉल्ड WH वर्ड। तो सारे के सारे वो क्वेश्चन वर्ड जो WH से स्टार्ट होते हैं उन्हें WH वर्ड कहते हैं, और इनकी क्या करनी पड़ती है, हमको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। वेयर डिड यू कीप द डिक्शनरी, तुमने डिक्शनरी कहाँ रखी है, तो इसको येस और नो में हम नहीं बता सकते हैं, इसका हमें एक्सप्लेनेशन ही देना होगा। ये एक्सरसाइज है आपके लिए। आगे देखते हैं। अरे कुछ भी यार, बहुत सिंपल है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। दिस इज द माउंट एटना लोकेटेड, वेयर इज द माउंट एटना लोकेटेड। अब है वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर का मतलब है कि किस ऑर्डर में वर्ड लगेंगे, किस ऑर्डर में सब्जेक्ट लगेगा, किस ऑर्डर में प्रेडिकेट लगेगा, कहाँ पर वर्ब आएगा। तो सारा का सारा एक फिक्स होता है और फिर आपका वो सेंटेंस बनता है। उन्होंने एक क्लासिक एग्जाम्पल दिया है, टुडे इज हॉलीडे, इज देयर ए हॉलीडे टुडे, इज नॉट ए हॉलीडे, टुडे इज ए हॉलीडे इजंट इट, ओनली टुडे इज
हॉलीडे। ठीक, ये सारे सेंटेंसेस में कहा है ऑल दिस सेंटेंसेस मोर और लेस टॉक अबाउट दी सेम। सारे के सारे सेंटेंसेस लगभग एक ही बात करते हैं, बट देयर पैटर्न मेक देम से थिंग्स डिफरेंटली। लेकिन उनका जो पैटर्न है क्या करता है, ऑल दी सेंटेंसेस मोर और लेस टॉक अबाउट दी सेम, लगभग एक ही बात की इन सब ने, लेकिन उनका जो पैटर्न है उसकी वजह से देखो सारे के सारे लगभग वर्ड एक ही यूज हुए हैं लेकिन अलग अलग पैटर्न में हो गए, इसलिए वो अलग अलग मतलब निकाल रहे। द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द वर्ड। सेंटेंस की मीनिंग वर्ड के ऑर्डर पे भी डिपेंड करती है। यूजिंग द सेम वर्ड बट चेंजिंग देयर पोजीशन मे ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन दी मीनिंग। उन्होंने कहा है कि सेम वर्ड को अगर अलग रख देंगे तो सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखो जैसे कुछ रूल आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे वो बता रहे हैं। द वर्ब कम्स जस्ट आफ्टर दी सब्जेक्ट। उन्होंने कहा है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब आती है। मोहित रीड एन इंटरेस्टिंग बुक, तो मोहित एक इंटरेस्टिंग बुक पढ़ता है, तो इसमें जो रीड आई वर्ब वो सब्जेक्ट मोहित के बाद आई। अगला उन्होंने कहा है वाइल मेकिंग ए सेंटेंस नेगेटिव वी यूज डू वर्ब एंड एड नेगेटिव। कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आप डू वर्ब लगाते हो, डू या डज लगाते हो और नेगेटिव ऐड कर देते हो या नॉट ऐड कर देते हो। जैसे मोहित डिड नॉट रीड एन इंटरेस्टिंग बुक, आपको सेम सेंटेंस को नेगेटिव बनाना था तो आपने क्या कर लिया, नॉट लगाया और डू या डिड में से एक लगा दिया। डू प्लूरल के लिए लगाते, डिड सिंगुलर के लिए लगाते हैं। तो देखो मोहित डिड नॉट रीड एन इंटरेस्टिंग बुक, यहाँ पर डिड नॉट लगा दिया, ये दूसरा रूल है। क्या किसके आगे लगाया है इन्होंने, वर्ब के आगे। तीसरा है, ये आपने पढ़ चुका है, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस कम्स सून आफ्टर द वर्ब। एक सेंटेंस की ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के तुरंत बाद आती है। ही ब्राउट ए कंप्यूटर, तो ऑब्जेक्ट है देखो वर्ब के बाद आया है। ठीक, सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट पीछे आता है। समटाइम्स यू हैव टू ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, कभी कभी दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ए थिंग एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द पर्सन। तो कभी कभी आपके पास दो ऑब्जेक्ट होती हैं, दो ऑब्जेक्ट में एक डायरेक्ट कहलाती है, एक इनडायरेक्ट कहलाती है। ध्यान रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई वस्तु होगी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई पर्सन के बारे में, कोई आदमी या व्यक्ति औरत के बारे में बात की जा रही होगी। इन केसेस लाइक दिस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज पुट बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या उस पर्सन को रखते हैं जिसके बारे में बात हो रही है या जो बात हो रही है, और फिर हम उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं। जैसे दे गेव मी ए वार्म वेलकम, इसमें क्या हुआ, वेलकम जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आई। ये पर्सन है और ये एक थिंग है। आगे है क्वेश्चंस जनरली बिगिन विद ए क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड पे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन वर्ड जो WH वर्ड से शुरू होगा। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन क्वेश्चंस कैन बी स्टार्टेड आइदर बाय ऑक्सिलरी और WH क्वेश्चन। उन्होंने कहा है सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन ऑक्सिलरी या WH क्वेश्चन के किसी से भी स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे ये स्टार्ट हुआ ऑक्सिलरी से, डिड दे गिव यू ए वार्म वेलकम, क्या उन्होंने तुम्हें एक वार्म वेलकम दी। WH वर्ड से ये वाला स्टार्ट हो गया, तो क्वेश्चन कहाँ से, ऑक्सिलरी से भी और WH वर्ड से भी स्टार्ट हो सकते हैं। ये सब वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको केवल किसके बारे में, ग्रामर के बारे में एक सेंटेंस की। समटाइम्स इन ऑर्डर टू कन्फर्म ए स्टेटमेंट वी आस्क ए नेगेटिव क्वेश्चन। उन्होंने कहा है कि कभी कभी एक स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए हम नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे इजंट इट ए हॉलीडे, हमें क्या करना था, कंफर्म करना था कि आज हॉलीडे है कि नहीं। तो उन्होंने कहा क्या आज ये हॉलीडे नहीं है, इजंट इट ए हॉलीडे। तो कभी कभी हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देयर आर अदर वेज ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, वन ऑफ देम इज यूजिंग ए क्वेश्चन टैग, और हम क्वेश्चन टैग लगाकर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इजंट इट इज़ ए हॉलीडे टुडे, इजंट इट, उन्होंने कहा है आज हॉलीडे है ना, तो ये क्या लगा दिया, इजंट इट लगा दिया। अब आगे है इफ दी स्टेटमेंट इज अफर्मेटिव। उन्होंने कहा है कि स्टेटमेंट अगर अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, बट ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा है दे गो देयर एवरी वीकेंड, वो वहाँ पर एवरी वीकेंड जाते हैं, डोंट दे, क्या नहीं जाते। तो ये यहाँ पर सिंपल था तो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पर नेगेटिव है तो ये सिंपल रहेगा। अब आगे कहा है एडजेक्टिव्स और ऑब्जेक्टिव्स फ्रेजेस यूजुअली कम्स आफ्टर
नाउन, ठीक है। और एडजेक्टिव या ऑब्जेक्टिव फ्रेज हैं वो कहाँ पर, नाउन के लगभग बाद आएंगे। जैसे सूर्या इज एन इंटेलिजेंट आर्टिस्ट, ठीक है। तो इसमें ये जो अपना एडजेक्टिव है ये कहाँ पर आया, नाउन के बाद आया। किंग लियर नाउन है, वॉज ए विक्टिम ऑफ इंडिसीजेंस, तो किंग लियर एक नाउन है और इसका ये जो फ्रेज आया वो कहाँ पर आया, नाउन के बाद आया। अब कहा है एडवर्ब आर प्लेस्ड राइट बिफोर द वर्ड दे क्वालिफाई। अब उनने कहा है एडवर्ब कहाँ पर रखे जाते हैं, उन वर्ड के जस्ट पहले रखे जाते हैं जिनकी वो विशेषता बताते हैं। द फॉक्स जंप्ड राइट ओवर दी लेजी डॉग, तो लेजी डॉग के बारे में ये बता रहे हैं, तो ये लेजी डॉग के जस्ट पहले लिखे गए। ही नेवर स्पीक्स दी ट्रुथ, स्पीक्स के बारे में वर्ड बता रहा है तो ये स्पीक्स के जस्ट पहले लगा दिया गया है, ठीक है। अब कुछ और है, इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ एडवर्ब, अगर आप एडवर्ब को ऑर्डर चेंज करते हो यू विल हैव ए डिफरेंट मीनिंग, आपको एक डिफरेंट मीनिंग मिलेगी। बट यू मस्ट रिमेंबर, you must all remember that in case of emphasizing something adverb is placed in the beginning, किसी को emphasize करना है, हमको सुदृढ़ मजबूत बनाना है किसी को, तो क्या करते हैं, बिगिनिंग में एडवर्ब रख देते हैं। ओनली माई ब्रदर केम टू माई रेस्क्यू, केवल भाई मुझे बचाने के लिए आया है, तो इसमें स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं एम्फेसाइज करने के लिए, जोरदार बनाने के लिए। आगे लिखा है एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज के बारे में, वो फ्रेज जो एडवर्ब होते हैं बिगिनिंग विथ सो कम्स इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, जो एडवर्बियल फ्रेज सो के साथ स्टार्ट होते हैं वो कहाँ पर, बीच में आते हैं, स्टार्टिंग में नहीं। ही बिहेव्स सो बैडली दैट एवरीवन वाज शॉक्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सो बैडली कहाँ पर आया, मिडल ऑफ द सेंटेंस में आया है, ठीक। अब ये थोड़ा सा और चैप्टर बचा है, देखते हैं। अब कहा है यू विल ऑल्सो कम अक्रॉस एक्सप्रेशंस सच एज ओनली इन दिस वे, ओनली लाइक दिस, टू सच एन एक्सटेंट, टू सच ए पॉइंट इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें कभी कभी सेंटेंस के स्टार्ट में लगती हैं। द वर्ब्स इन सच सेंटेंसेस अकर बिफोर दी देयर सब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंस में जब ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में लगें तो उस सेंटेंस की वर्ब उसके सब्जेक्ट के पहले लग जाती है। जैसे ओनली लाइक दिस शुड यू बिहेव इन बोर्ड मीटिंग, ठीक है। तो केवल इस तरह से तुम्हें बोर्ड मीटिंग में बिहेव करना है। ये क्या है, ओनली लाइक दिस आया तो इसकी जो बिहेव या जो वर्ब हो गई वो बोर्ड मीटिंग या फिर सब्जेक्ट के पहले लग गई, ठीक है। आगे देखें, sentences that show some conditions and begin with if we use were, should और had। उन्होंने कहा है कि जो if के साथ स्टार्ट होते हैं हम were, should और had लगाते हैं। such sentence usually talk about possibility and past, और ऐसे सेंटेंस क्या करते हैं कि ऐसा होता, पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे if wishes were horses even beggars would ride, उन्होंने कहा है कि अगर कल्पनाएं घोड़े होती तो भिखारी क्या कर रहे होते, सवारी कर रहे होते। तो इफ़ लगा दिया तो हमने वर लगाया और ये फ्यूचर पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बताया। आगे कहा है यू में चेंज द ऑर्डर ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस टू शो एम्फेसिस, ठीक है। एम्फेसिस बनाने के लिए, उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ वर्ड चेंज भी कर सकते हैं। टेल आई विंस हेड्स यू लूज, ठीक है। तो इसमें उल्टा भी कर दिया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आगे लिखा है समटाइम्स वी यूज़ डू टू मेक सेंटेंसेस एम्फेटिक, और कभी कभी हम एम्फेटिक बनाने के लिए क्या करते हैं, डू का यूज़ करते हैं। डू का मतलब डू, डिड, डज वगैरह सब। द वर्ब ऑफ डू चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट, और ये डू लगेगा, डिज लगेगा, डज लगेगा, ये क्या करता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। हम केवल एम्फेटिक बनाने के लिए ही डज हैव ए साउंड नॉलेज ऑफ स्टैटिक्स, जैसे हमें किसी को बताना है कि स्टैटिक्स की उसको जानकारी है, ठीक। तो हम और उस सेंटेंस को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या कहेंगे, डज लगा देंगे। ही डज हैव, उसके पास है किसकी, तो स्टैटिक्स की अच्छी नॉलेज है। अब है समटाइम्स द इम्प्रॉपर ऑर्डर ऑफ फ्रेजेस में ऑल्सो चेंज दी मीनिंग। सिंपल सी बात है कि अगर आपने कभी कभी फ्रेजेस को उल्टे सीधे मैनर में रखा तो वो मीनिंग चेंज कर देती है। ये इंटरेस्टिंग है, इसको सुनिए। जैसे कहा है लुक एट द फॉलोइंग, शी एक्सप्रेस्ड हर डिज़ायर टू गो फॉर ए वेकेशन आफ्टर द एग्ज़ाम।
ठीक, उन्होंने कहा है कि ये है कि शी एक्सप्रेस हर डिज़ायर टू गो फॉर ए वेकेशन आफ्टर द सेशन, उसने एग्ज़ाम के बाद वेकेशन पे जाने की अपनी इच्छा को दर्शाया। अब देखना क्वेश्चन है, आस्क योर सेल्फ द फॉलोइंग, व्हेन डिड शी एक्सप्रेस टू गो फॉर वेकेशन, उसने अपने आप को कब एक्सप्रेस किया वेकेशन पर जाने के लिए। तो इसका देखना आंसर, द आंसर आफ्टर द एग्जाम डज नॉट से क्लियरली वेदर इट रेफर्स टू एक्सप्रेस हर डिज़ायर और गो फॉर ए वेकेशन। तो आपका जो क्वेश्चन है वो तो ठीक है कि उसने एक्सप्रेस अपने आप को वेकेशन पर जाने के लिए एक्सप्रेस कब किया, तो आफ्टर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के बाद जाएगी वो, लेकिन आफ्टर द एग्ज़ाम दोनों चीज़ें बता रहा कि उसने डिज़ायर एक्सप्रेस किया और वो वेकेशन पर जाएगी, दोनों चीज़ें बता रहा, लेकिन क्लियर नहीं कर रहा कि क्या होगा। तो आपको क्लियर करने के लिए क्या करना होगा, सेंटेंस आफ्टर हर एग्ज़ाम शी एक्सप्रेस्ड हर डिज़ायर टू गो फॉर ए वेकेशन। जब आप सेंटेंस को इस तरह यूज़ करेंगे फिर लिखेंगे व्हेन डिड शी एक्सप्रेस टू गो फॉर वेकेशन, तो आफ्टर हर एग्ज़ाम, अब बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और कभी कभी आप रॉन्ग मोडिफायर लगा देते हो तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। वाइल वॉचिंग मॉर्निंग न्यूज़ आई द टोस्ट बर्न, सवेरे की न्यूज़ देखते समय जो टोस्ट है वो जल गया। टोस्टर होता है एक, जिससे टोस्ट को हम क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं, जलाते हैं। तो इससे हुआ कि मॉर्निंग न्यूज़ देखते समय, मॉर्निंग न्यूज़ देखने के दौरान वो जल गया, तो टीवी से थोड़ी जला था, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। अब इसको क्लियर कैसे करेंगे, वाइल वॉचिंग मॉर्निंग न्यूज़ आई बर्नट माई टोस्ट, मैं मॉर्निंग वॉचिंग देख रहा था, इस दौरान मैंने अपना टोस्ट जला लिया, तो अलग से बर्नर में जलाया। ठीक, अब आपको सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है, इसके आंसर्स मैं भेज दूंगा। थैंक यू।